हेलो एवरीवन, मैं हूं गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 की। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं डे 3 पर। डे 2 में हमने पढ़ा था लाइब्रेरी के विभिन्न प्रकारों के बारे में, विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी और हमने 5 लॉ के जो विभिन्न घटक हैं उस पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम डे 3 में पढ़ना शुरू करेंगे ग्रंथालय के प्रमुख विभाग। ग्रंथालय के मुख्य विभाग। मैं आज थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि राइटिंग मैम बहुत छोटी हो जा रही है जिससे दिखाई नहीं देता। हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ विभिन्न विभाग होते हैं। ऐसे ही ग्रंथालय में भी जब आप पहुँचिएगा तो एक सर्कुलेशन काउंटर होता है जहाँ पे हम पुस्तकों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह से अन्य विभाग भी होते हैं, अन्य विभाग जिसकी हम जानकारी एक बार ले लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन फर्स्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, जिसे हम कह सकते हैं प्रशासनिक प्रभाग। प्रशासनिक प्रभाग प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारी है, ग्रंथालय प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के द्वारा ही लिए जाते हैं। दूसरा आता है बुक सिलेक्शन एंड एक्विजिशन। बुक सिलेक्शन एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन का अर्थ होता है अर्जन, अर्जित करना किसी भी चीज को। एक्विजिशन अर्जन। अब इसका क्या अर्थ है? कौन सी बुक लाइब्रेरी में आएगी उसका सिलेक्शन होता है इस विभाग के द्वारा और उसको फिर अर्जित किया जाता है। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार से किताबों को अर्जित करती है जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। तीसरा प्रभाग आता है टेक्निकल सेक्शन और प्रोसेसिंग सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन और प्रोसेसिंग सेक्शन। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लें। कोई भी किताब आती है, कोई भी किताब, बुक सिलेक्शन एंड एक्विजिशन, तो इसे रजिस्टर में मेंटेन करके रख दिया जाता है जिसे हम एक्सेशन रजिस्टर भी बोलते हैं। और उसके बाद काम शुरू होता है टेक्निकल सेक्शन का। अब ये टेक्निकल सेक्शन क्या काम करता है? अब इतनी सारी किताबें हैं, हज़ारों की संख्या में किताबें अर्जित हो रही है, अब हम इसे यूं ही तो नहीं लगा सकते। तो ये टेक्निकलिटी की जो पढ़ाई होती है वो बीलिस के अंतर्गत आपने पढ़ी होगी, डीडीसी, सीसी आदि के थ्रू हम एक कोडिंग करते हैं बुक को हम कोड देते हैं। चाहे आप डीडीसी ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन के मेथड से दें या फिर सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के मेथड से दें, हम उसे एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं उस किताब को। तो ये टेक्निकल सेक्शन ये काम करता है, या इसे हम प्रोसेसिंग सेक्शन भी कहते हैं, यानी कि प्रोसेस करता है किताबों को। टेक्निकल सेक्शन द्वारा क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग आदि की जाती है। उसके बाद आता है सर्कुलेशन और लेंडिंग सेक्शन। सर्कुलेशन और लेंडिंग सेक्शन। मैं हिंदी नाम आपको इसलिए इनका नहीं बता रही क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएंगे याद करने में, बहुत भारी हो जाएंगे आपको याद करने में। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। लेंडिंग सेक्शन, इंग्लिश देख के डरना नहीं है, कभी कभी अंग्रेजी हिंदी से ज़्यादा आसान होती है। सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेट, यानी कि कोई बुक आ रही है पाठक के द्वारा लाइब्रेरी में वापस, या फिर पाठक को वापस दिया जा रहा है उस किताब को, तो इसे हम सर्कुलेशन काउंटर बोलते हैं या सर्कुलेशन सेक्शन बोलते हैं। लेंडिंग का भी वही अर्थ है कि उधार के रूप में, उधार नहीं कह सकते हैं, पाठकों को पुस्तक देना, ये लेंडिंग सेक्शन का काम होता है। सर्कुलेशन याद रखिएगा। फिर आता है पेरियोडिकल सेक्शन। पेरियोडिकल का क्या अर्थ है? जैसे बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में वैसे पेरियोडिकल्स होती हैं, तो पेरियोडिकल्स से आप क्या समझ रहे हैं? पेरियोडिकल्स का अर्थ होता है पत्र पत्रिकाएं। पेरियोडिकल सेक्शन
पेरियोडिकल्स उसे कहते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार पुस्तकें छपती है, जैसे इंडिया टुडे, वह साप्ताहिक पत्रिका है, वो पेरियोडिकल का एक उदाहरण है। पेरियोडिकल सेक्शन, पत्र पत्रिकाएं, वनिता आ रही है, वो एक मासिक है। योजना कुरुक्षेत्र आती हैं, वह भी मासिक है। तो पेरियोडिकल सेक्शन, पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो सेक्शन होता है उसे हम पेरियोडिकल सेक्शन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक प्रभाग, बुक सेलेक्शन और एक्विजिशन, अर्जन करने का विभाग, टेक्निकल सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन और पेरियोडिकल सेक्शन, इनके बारे में देखा है, इनके बारे में जाना है। चलिए हम आगे चलते हैं कि आगे और कौन कौन से प्रभाग पुस्तकालय के होते हैं। एक पुस्तकालय को सुचारू रूप से चलाने में इन सभी प्रभागों का और उससे जुड़े कर्मचारियों का एक विशेष योगदान होता है। करने के लिए तो वन मैन आर्मी भी सब कुछ कर सकती है, लेकिन एडम स्मिथ में कहा है ना, डिवीजन ऑफ लेबर। एक व्यक्ति जिस कार्य को जितनी बार करता है वो उतना अधिक निपुण होता जाता है। इसके बाद आता है रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन यह शोधार्थी आदि की मदद करता है। रेफरेंस सेक्शन, यहाँ पे आप रेफरेंस बुक्स वगैरह को, रेफरेंस बुक्स हम आगे चल के जानकारी मिलेगी हमें कि रेफरेंस बुक्स क्या होते हैं। जहाँ पे रेफरेंस बुक्स का सेक्शन होता है इसे हम रेफरेंस सेक्शन कहते हैं। और यहाँ कार्यरत लाइब्रेरियन को रेफरेंस लाइब्रेरियन कहा जाता है। जो लाइब्रेरी शोध कार्य संपन्न करवाते हैं, ये तो सारे लाइब्रेरी में होगा, जो हमने पीछे के 5 या 4 देखे, और ये साथ में छठा रेफरेंस सेक्शन, ये प्रत्येक लाइब्रेरी के अंतर्गत होगा। लेकिन जो शोध कार्य संपन्न करवाने वाले लाइब्रेरी होते हैं, शोध कार्य संपन्न कराने वाले लाइब्रेरी, उनमें कुछ प्रभाग और होते हैं। संपन्न कराने वाले लाइब्रेरी, उसमें क्या होता है? उसमें होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड बिब्लियोग्राफिक सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन एंड बिब्लियोग्राफिक सेक्शन। बिब्लियोग्राफिक सेक्शन रीडिंग ओपन एक्सेस। रीडिंग यानी कि लोग आराम से पढ़ने के लिए आ जा सके, रीडिंग ओपन एक्सेस होता है वहाँ। रेप्रोग्राफी एंड ट्रांसलेशन सेक्शन। रेप्रोग्राफी यानी कि फोटोकॉपी वगैरह हम करवा सके, उसके लिए रेप्रोग्राफी सेक्शन होता है। और ट्रांसलेशन, कि कोई दूसरी भाषा में है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए ट्रांसलेशन सेक्शन भी होता है। ट्रांसलेशन सेक्शन। और सबसे लास्ट में एक कंप्यूटर रूम होता है, ताकि हम जानकारियाँ इकट्ठी कर सके। कंप्यूटर रूम तो ये सभी लाइब्रेरीज में नहीं होता है, ये शोध कार्य संपन्न कराने वाली जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें होता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड बिब्लियोग्राफिक सेक्शन, रीडिंग ओपन एक्सेस, रेप्रोग्राफी एंड ट्रांसलेशन। रेप्रोग्राफी का अर्थ है कि आप फोटोकॉपी वगैरह करवा सके, अनुवाद करवा सके। और कंप्यूटर रूम। ये थे ग्रंथालय के प्रमुख प्रभाग। कल हमने ग्रंथालय अधिनियम भी पढ़ा था, उम्मीद करती हूँ कोई आपको याद होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में लाइब्रेरी एक्ट कब आया था। कमेंट में मैं देखना चाहती हूँ, नो चीटिंग, कि कितना आप लोगों को याद है। अब देखिए, लाइब्रेरी जो काम करती है उसका फाइनेंस का सोर्सेज क्या होता है। ऐसे तो बजटिंग वगैरह में हम पढ़ेंगे ये, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये लाइब्रेरी चल कैसे रहा है। तो सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी, सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस।
कि ये सोर्सेस ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट सोर्स है सरकार द्वारा दिया गया धन, सरकार द्वारा धन, ये सोर्स है। उसके बाद यूजीसी द्वारा धन, कल हमने RRRLF लाइब्रेरी पढ़ा था, इसी तरह आज हम, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है, इसी तरह आज हम यूजीसी पढ़ेंगे जो कि एकेडमिक्स लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है। यूजीसी द्वारा धन, लाइब्रेरी सेस या टैक्स, सेस मतलब होता है उपकर, सेस या फिर टैक्स। कुछ कुछ राज्य लाइब्रेरी टैक्स लगाते हैं, लाइब्रेरी सेस लगाते हैं, वो विभिन्न राज्यों का अपना अपना एक अलग परसेंटेज है। तो उसके द्वारा भी लाइब्रेरी को वित्त प्राप्त होता है। उपहार या भेंट, उपहार या भेंट, कुछ लेखक होते हैं जो भेंट स्वरूप अपनी पुस्तकें लाइब्रेरी को देते हैं, उपहार स्वरूप, या फिर सरकारी विभाग होते हैं जो लाइब्रेरी को अपनी पुस्तकें, अपने द्वारा मुद्रित पुस्तकें उपहार के रूप में देते हैं, तो उसे उपहार या भेंट कहते हैं। या फिर कुछ लोग स्वेच्छा से भी लाइब्रेरी को भेंट और उपहार देते हैं ताकि वो समाज में कुछ अच्छा कर सके। दंड, दंड का यहाँ क्या अर्थ है? अब मान लीजिए कि आपने कोई किताब लाइब्रेरी से इशू करवाई और वो पुस्तक जो है वो 15 दिन के लिए आपको अलॉट की गई कि आप ले जा सकते हैं, पर आपने किसी कारणवश, या तो आपको ज़रूरत होगी या फिर आप शहर में नहीं होंगे, ऐसे तो री इशू करवाया जाता है टाइम ख़त्म होने के बाद, लेकिन हो सकता है कि आपने वो किताब 15 की जगह 25 दिन में लाइब्रेरी को वापस की, तो पुस्तकालय दंड लगाएगा आप पे। वो हर पुस्तकालय पर निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ये नहीं होता है दंड का। तो जो आपने पुस्तक देने में देरी की या आपने किसी पुस्तक को क्षति पहुंचाई, तो उस दंड स्वरूप जो आपने पैसे दिए वो भी सोर्स ऑफ लाइब्रेरी फाइनेंस का एक सोर्स ऑफ इनकम है। और पांचवा है, पांचवा तो आपने पढ़ लिया, छठा है रद्दी बेचना, रद्दी बेचना, सेमिनार का किराया या ब्याज, सेमिनार आदि, सीधा मैं लिख देती हूँ रद्दी बेचना। अब देखिए हर लाइब्रेरी में पेरियोडिकल्स आ रही हैं, हर लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, तो एक नियम होता है कि आपको इतने साल का न्यूज़, अगर वो डिपोजिटरी लाइब्रेरीज नहीं है तो हर लाइब्रेरी अब इतना ज़्यादा तो वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगी, तो जो भी उन्हें लगता है कि छांटने, वीडिंग आउट करने के बाद जो सामग्री उन्हें लगती है कि ये वीड आउट भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी, वीड आउट करने के बाद उन्हें जो रद्दी लगता है वो उसको बेच के भी पैसा जुटाते हैं और सेमिनार आदि करके भी वो पैसा जुटाते हैं। यह सारे सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी इनकम है। इसे आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। एक आप याद रखिएगा, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, ये क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में ये आया था। 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट्स ऑफ बुक एक्ट, ये कब आया था? 1954 में इस एक्ट को लाया गया था। और क्यों लाया गया था? जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रकाशित होने वाली, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, समस्त पत्र पत्रिकाओं को डिपोजिटरी लाइब्रेरी को एक प्रति देना। अब डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होता है? जैसे नेशनल लाइब्रेरी एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। डिपोजिटरी लाइब्रेरी वो होता है जो संग्रह करने का कार्य करता है, संरक्षण करने का काम करता है। उसके पास सारी प्रकाशित किताबें आती हैं हर भाषा में और वो उसको संग्रहण और संरक्षण का कार्य करता है। तो 1954 में आई थी डिपोजिटरी लाइब्रेरी, डिपोजिटरी लाइब्रेरी को
इसका आप लिख लीजिएगा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है। तो देश में प्रकाशित, देश का अर्थ है यहाँ पे भारत, देश में प्रकाशित किसी भी पुस्तक, या समस्त लिखिए किसी की जगह, समस्त पुस्तक, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में फ्री में उपलब्ध करवाना है, फ्री में उपलब्ध कराना है। ये एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के अंतर्गत डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में फ्री में पुस्तक पत्र पत्रिकाएं आती है, उपलब्ध कराना है। और इस एक्ट के तहत भारत में 4 लाइब्रेरीज को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। और ये 4 लाइब्रेरीज कौन कौन सी, आप ये लिख लीजिए। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, देश में प्रकाशित समस्त पुस्तक पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि की एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को फ्री में उपलब्ध कराना है। अब ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का अर्थ तो आप समझ गए कि जो संग्रहण और संरक्षण करती है। अब सारी लाइब्रेरीज तो डिपॉजिटरी हो नहीं सकती है ना, कितना फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। तो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज इंडिया में 4 घोषित की गई डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1954 में आया था। तो डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, इस पे हम एक बार नज़र डालते हैं। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, पहला तो हमारा नेशनल लाइब्रेरी था कलकत्ता का, राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ये था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नाम आपने सुना होगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का काम करती है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी, मैं आपको लिखवाऊंगी ये कहाँ है, पहले आप चारों नोट कर लें। और चौथा है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, एशियाटिक, हिंदी में लिख देती हूँ, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, सोसाइटी लाइब्रेरी। ये तो आप जान चुके हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जैसा कि नाम से ही है, दिल्ली में है। कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। अब इनका स्थापना वर्ष भी मैं लिख देती हूँ, 1948, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। 1948 में, मैं इस साइड लिख देती हूँ इसके, 1948 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, 1890 में कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, और 1804 में एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना हुई। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। 1948 नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, 1951 डीपीएल दिल्ली, 1890 कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, एंड 1804 एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई की स्थापना हुई। अब हम
जैसे कल हमने RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक लाइब्रेरी फाउंडेशन है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ, ये कल मैंने पढ़ा दिया था। और जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और सार्वजनिक पुस्तकालय की आर्थिक और अन्य प्रकार की भी मदद करना था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो कि 1972 ईस्वी में गठित हुआ था, उसी तरह से UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC विश्वविद्यालय, नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इसके अन्य भी काम है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है कि लाइब्रेरी के क्षेत्र में UGC का क्या काम है, वो किसी और क्षेत्र में क्या काम कर रही है। इस लाइब्रेरी एग्जाम के लिए उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, या लाइब्रेरी के क्षेत्र में क्या कर रही है हम इसे जानेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अनुदान का अर्थ होता है सहायता, जैसे सरकार अनुदान देती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भूमिका सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में RRRLF निभाता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, वो शैक्षणिक पुस्तकालय एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए सेम काम UGC करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एकेडमिक लाइब्रेरी की सहायता निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान करता है? RRRLF, इला, कुछ भी इसके अलावा आपको नाम दिया जा सकता है और साथ में एक नाम रहेगा UGC। तो आपको किस पे टिक करना है? UGC पे टिक करना है। एकेडमिक लाइब्रेरी में एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए ये सहायता प्रदान करता है। UGC भी एक स्वायत्त संस्था है, खुद से ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्था, और ये किसके अंतर्गत आती है? मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ये भी आती है। मानव संसाधन मंत्रालय। ये क्वेश्चन आ सकता है कि UGC किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो यह मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन आती है। और UGC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। UGC का मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली, ये आप याद रखेंगे। UGC स्वायत्त संस्था है जो कि एक मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एकेडमिक लाइब्रेरी की सहायता करती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मैं इधर लिख देती हूँ स्थापना। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा हुई थी। औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया है, ये एक फेमस नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। तो 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई अबुल कलाम आज़ाद, जो कि तात्कालिक शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा। इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित इसके कार्य क्या क्या हैं? ये शैक्षणिक पुस्तकालय हेतु तो स्थापित है, लेकिन अब ये काम क्या करता है शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए, हम उस पर एक बार नज़र डालते हैं। शैक्षणिक और विश्वविद्यालय के विकास के लिए अनुदान प्रदान करना, तकनीकी विकास के लिए तकनीक और अन्य सहायता प्रदान करना। कि मान लीजिए कि कोई शिक्षा संस्था है, यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो वहाँ पे तकनीक प्रोवाइड करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और अनुदान प्रोवाइड करना, ये इसका काम है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। यूनिवर्सिटीज़ या एकेडमी को तकनीक और अन्य सहायता, तकनीक व
अन्य सहायता प्रदान करना, अन्य सहायता प्रदान करना। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अनुदान देना, महाविद्यालय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। देखिएगा इसका संबंध कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पुस्तकालय से है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी पुस्तकालय, पुस्तकालय को अनुदान देना, पुस्तकालय का अनुदान देने का काम करता है अनुदान। और ये प्लान ईयर के रूप में होता है, यह जो अनुदान है प्लान वो ईयर के रूप में होता है, प्लान ईयर, जो कि मुख्यतः 5 वर्षों का होता है। एक प्लान ईयर 5 वर्षों का होता है। प्लान ईयर के रूप में ये पुस्तकालय को अनुदान प्रदान करते हैं। फिर शोध प्रवृत्ति को यानी कि रिसर्च को बढ़ावा देना, शोध प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और इसके लिए क्या करता है, विभिन्न तरह की शोध परियोजना को यह संचालित करता है, विभिन्न तरीकों की शोध परियोजनाओं को यह संचालित करता है, शोध रिसर्च को यह बढ़ाता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क विकसित करना, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का। आगे हम पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग का क्या फ़ायदा है, लाइब्रेरीज को अगर नेटवर्किंग किया जाता है तो उसका क्या फ़ायदा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क स्थापित करना, नेटवर्क स्थापित करना। और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क की स्थापना की गई, जो आप लोग जानते भी होंगे। नेटवर्क स्थापना इनफ्लिब नेट, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया। इनफ्लिब नेट याद रखिएगा, इनफ्लिब नेट। आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, बस आप इनफ्लिब नेट किसके क्या है, तो विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का एक नेटवर्क है। तो आ सकता है आपको विभिन्न तरह के काम दे दिए जाएंगे कि यूजीसी का ये काम है जिसमें से ये सारे होंगे, और एक कोई अलग दिया जाएगा तो आपको छांटना रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। और इसका क्या काम है ये हम देखते हैं। इनफ्लिब नेट याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी टर्म है इनफ्लिब नेट। विश्वविद्यालयों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनफ्लिब नेट क्या है, तो विश्वविद्यालयों का एक समस्त विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया है इनफ्लिब नेट के तहत, तो ये याद रखना है। और ये यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए, मैं यूनिवर्सिटी एंड विश्वविद्यालय व महाविद्यालय पुस्तकालय को एक नेटवर्क से जोड़ा गया। पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर बनाया गया एक, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर। पुस्तकालय प्रबंध का क्या अर्थ है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना जिससे लाइब्रेरी को मैनेज करना आसान हो जाए। हम क्यों सूचना तंत्र को अपने जीवन में ला रहे हैं, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला रहे हैं, क्यों हम इसे अडेप्ट कर रहे हैं, बस क्योंकि ये हमारे कार्य को आसान कर देता है। तो पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर क्या है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो पुस्तकालय के कार्य को आसान कर रहा है। सीधे शब्दों में पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसका नाम था सोल। इसके बारे में हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे, अभी आप याद रखिएगा सोल, SOUL का विकास किया इसने। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोल क्या है, सोल क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी अब ये पढ़ने के बाद आपको पता है कि सोल क्या है। सोल पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर है जो किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा विकसित किया गया। तो सोल याद रखिएगा, एक पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर है।
उसके बाद है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय को सम्मेलन और पुस्तक खरीद के लिए सहायता प्रदान करना। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय को सम्मेलन, पुस्तकालय में कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज को, लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को सम्मेलन, सम्मेलन एवं सम्मेलन में क्या होता है, आपको विभिन्न तरह की विचारधाराओं का पता चलता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आप जानते हैं, तो सम्मेलन में जाना, क्योंकि हम लाइब्रेरी का काम है अपडेट रहना। आपने कल ही पढ़ा था कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, और ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपडेट, कि आज के टाइम में क्या मांग हो रहा है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का चलन है, किस तरह से हम अपने लाइब्रेरी को और बेहतर कर सकते हैं, ये आज के युग की मांग है। नहीं तो लाइब्रेरी, अगर हमने इस तरह से खुद को विकसित नहीं किया तो लाइब्रेरी विलुप्त होने की कगार पे आ जाएंगे। तो पुस्तकालय को सम्मेलन एवं पुस्तक खरीद के लिए, हमने पढ़ा था ना कहाँ से अनुदान मिलता है, अभी बजटिंग फाइनेंस कहाँ से होता है, तो हमने पढ़ा था यूजीसी के द्वारा, तो यही ये यूजीसी है जो पुस्तक खरीद हेतु, खरीद के लिए सहायता, पुस्तक खरीद के लिए सहायता प्रदान करता है। ये था हमारा यूजीसी। आपने यूजीसी की स्थापना देख ली, उसके विभिन्न कार्य देख लिए, तो मुझे लगता है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल आए या फिर फैक्चुअल आए, फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आपको एमसीक्यूज वगैरह करते रहना चाहिए, और जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अधिकतर आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप में अगर एक बार समझ विकसित हो गई है कि यूजीसी क्या है, मुझे लगता है इस कक्षा से पहले आपको शायद यूजीसी बस पता हो कि यूजीसी एक संस्था है, लेकिन वो कैसे काम करती है, और खासकर पुस्तकालय के संदर्भ में, तो अब आपसे कैसे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाए, आप आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे। चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं, फैक्ट्स भी ज़रूरी होते हैं, तो कुछ फैक्ट्स कर लिया जाए। पुस्तकालय संघ एवं संस्थाएं, ये याद करिएगा, पुस्तकालय संघ, पुस्तकालय संघ, ये विश्व के कुछ फेमस पुस्तकालय संघ एवं संस्थाएं, संघ एवं संस्थाएं, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, संघ एवं संस्थाएं। इंग्लिश मीडियम में अगर कोई पढ़ रहे हो तो संघ का अर्थ है एसोसिएशन और संस्थाएं का अर्थ है इंस्टीट्यूशन। इधर हम लिखेंगे संघ और संस्था का नाम, संघ व संस्था, यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है उसका, मुख्यालय, और आप नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिया है, मैं पढ़ लूँगा या लूँगी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह पा रही हूँ कि ये नहीं होता है। मैंने अपने नेट के प्रिपरेशन के दौरान भी ये चीज़ करने की कोशिश की थी, पर कुछ दिनों में ही मुझे समझ आ गया कि नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, और उस कारण मैंने 2017 में नेट भी क्वालिफाई कर लिया। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ मैं कि नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, कॉपी कलम हाथ में रखिए और नोट्स बनाते, भले किसी भी राइटिंग में बनाइए, लेकिन लिखते जाइए, एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये बहुत काम देगा। सबसे पहले है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन, हिंदी में लिख देती हूँ, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन, ALA इसका फेमस नाम है, ALA फर्स्ट नंबर। ये कहाँ है, ये शिकागो में है, इसका मुख्यालय शिकागो, और ये कब स्थापित हुआ, 1876, 1876। दूसरा है लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी
एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन, कंफ्यूज नहीं होना है, यह है लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और यह लाइब्रेरी एसोसिएशन। जब सारे नाम एक साथ आएंगे, अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन जब सारे नाम एक साथ आएंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये है LA इसका नाम है, और ये है UK लंदन, लंदन में इसका मुख्यालय है, और ये 1877 में स्थापित हुआ। फिर है FID के बारे में हम विस्तृत जो भी हम लिख रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे आने वाली कक्षाओं में, अभी आप बस इसे याद करने के लिए लिख लें। FID का है हेग 1895। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, SLA एसोसिएशन, SLA, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, और ये स्थापित हुआ था 1909 ईस्वी में, वॉशिंगटन 1909 ईस्वी में। आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन तक आपने देख लिया, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन, और 1909 ईस्वी में यह स्थापित हुआ था। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके बाद आता है इफ्ला। नाम सुना होगा आपने इफ्ला का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंटरनेशनल सारे के सारे फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला, IFLA, इफ्ला। इसका भी मुख्यालय हेग में है, और ये 1927, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ये, याद रखिएगा। इफ्ला 1927, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इस पे। हमारा नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का नाम सबने सुना होगा, यूनेस्को पेरिस में है इसका मुख्यालय, और 1946 में इसकी स्थापना हुई, 1946 ईस्वी में यूनेस्को की स्थापना। ये शिक्षा और धरोहर आदि को संरक्षित करने का काम करता है, यूनेस्को का संस्कृति के संरक्षण का कार्य करता है। कोमला, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ तो आप सब लोग जानते होंगे कि क्या होता है, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी। कभी आपको कंफ्यूजन हुआ कि कॉमनवेल्थ क्या होता है आखिरकार? एसोसिएशन कोमला। ब्रिटिश ने जिस देश पर कब्जा किया था, राज्य किया था, उन सब के समूह को हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। इसके और भी कुछ टर्म्स हैं, इसमें और भी प्रक्रिया है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी कि ब्रिटेन ने जिस पे राज्य किया था वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर आता है। कोमला किंगस्टन में है इसका मुख्यालय, किंगस्टन, और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 1972 आपको याद होगा, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा 1972 में क्या क्या हुआ था, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। यूनेस्को, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला, किंगस्टन, 1972।
इतने सारे नाम देख के आपको लग रहा होगा कि याद रखना टफ है, लेकिन समय बीत जाने के बाद पछतावा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। अभी आपके हाथ में समय है, आपको लग रहा होगा कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, देखते देखते समय बीत जाता है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाती है और आप अंत में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते इसका लाभ उठाइए। ये जो वैकेंसी आने वाली है, और इसके लिए हम अपनी तरफ से तैयार रहेंगे, ताकि हमें ये अफसोस नहीं हो कि तैयारी में हमने चूक की थी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ईला, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ईला, ILA, इसकी मुख्यालय इसका नई दिल्ली और 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। 1933 ईस्वी इला की स्थापना। आईस्लिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, स्पेशल लाइब्रेरीज, आजकल लाइब्रेरीज को इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोला जा रहा है, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आईस्लिक, ये कलकत्ता में है और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता 1955, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। धीरे धीरे कक्षाएं लंबी होती जा रही है क्योंकि दिन कम है और सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो RRRLF कल हमने पढ़ लिया था, RRRLF कलकत्ता 1972, और DRTC, इसके बारे में भी आगे चल के जानकारी प्राप्त करेंगे। DRTC बंगलुरु 1962, इतना याद रखना है आपको। ये हमने देखा पुस्तकालय संघ एवं संस्थाओं के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे देगा कि मिलान करें संस्थाएं और उनका मुख्यालय आपको दे देगा और आपको चुनना होगा कभी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब DRTC का आपका मुख्यालय मुंबई डाल दिया तो आप उसको ऑब्वियसली गलत लगाओगे, क्योंकि DRTC तो कहाँ है, बंगलुरु में है। अब इसी क्रम में हम एक बार सूचना एवं प्रलेखन केंद्र का भी डेटा देख लेते हैं। सूचना एवं प्रलेखन केंद्र जो हम बाद में आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे। सूचना एवं प्रलेखन केंद्र, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, प्रलेखन, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ होता है प्रलेखन केंद्र। इधर सेंटर उसी तरीके से करना है, इधर हेडक्वार्टर और इधर ईयर। ये करने के बाद हम कक्षा को समाप्त करेंगे। इंसडॉक, बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारा नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो टाइम है वो इंफॉर्मेशन का टाइम है और ये सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड केंद्र हैं। इंसडॉक, और इसका एब्रिविएशन वगैरह लाइब्रेरी साइंस में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी याद रखिएगा। इंडियन नेशनल साइंटिफिक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन
सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अगली बार से मैं बस फुल फॉर्म आपको बता दूंगी अभी, और मैं ये छोटा नाम लिखूंगी, आप नोट करते जाइएगा मेरे बोलने के साथ साथ। इंस्टॉक ये है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, और इसकी स्थापना 1952 में कर दी गई थी। फिर है देसी डॉक, DESIDOC, देसी डॉक, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958। उसके बाद है नेस्डॉक, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटल सेंटर, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये भी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1969 में इसकी भी स्थापना की गई। इसके बाद आता है सेंडॉक, SENDOC, सेंडॉक, स्मॉल स्केल इंटरप्राइज। मैं 3 बार बोलूंगी, आप नोट कर लीजिए। जो नहीं समझ में आए कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। स्मॉल स्केल इंटरप्राइज, नेशनल डॉक्यूमेंटल सेंटर। ये हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, और ये 1971 में स्थापित हुआ। इंस्टॉक, देसी डॉक, नेस्डॉक, सेंडॉक, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। मैं PDF पे काम कर रही हूँ अभी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाऊं। आगे चल के हम देखते हैं NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, NIC आपने नाम सुना होगा। NIC ये भी नई दिल्ली में है, और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके बाद आता है निसात, NISSAT, निसात, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 1977। इसके बाद आता है निस्केयर, NISCAIR, निस्केयर। इसका गठन 2002 में, नई दिल्ली इसका भी मुख्यालय। इंसडॉक और निस्कॉम को मिला के निस्केयर की स्थापना 2002 में की गई थी। ये किस दो संस्था से मिलके बना है, याद रखिएगा, निस्कॉम और इंसडॉक को मिलाकर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन को मिलाकर 2002 ईस्वी में निस्केयर की स्थापना की गई। इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए। इस तरह से हमने आज देखा कि डे 3 में विभिन्न सूचना प्रलेख केंद्र का स्थापना और हेडक्वार्टर आदि हमने देखा। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
और कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में अपडेट करवाएं, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।